या हाय ऑल। सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर ये देखा था कि हमारे पास में जो भी दो क्लासेस है, उनके जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में क्या होती है, डिपेंडेंसी होती है। तो एक हमारे पास में जो डिपेंडेंसी होगी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के बीच में, वो एज ए रिलेशनशिप में होगी, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। और एक होती है हमारे पास में एज ए हेज रिलेशनशिप, जिसको हम लोग एज ए एसोसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है कि पर्टिकुलरली दो हमारे पास में ये क्लासेस है। तो एक हमारे पास में जो है वो एज ए वो कार क्लास है, और एक हमारे पास में जो वो एज ए ये इंजन क्लास है। तो हम एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या है कि यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। तो दो तरीके हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ करने के, एक है हमारे पास में इनहेरिटेंस, एक है हमारे पास में एसोसिएशन। जैसे कि हमने यहाँ पर ये कल देखा था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये, तो हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पर कि पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या पास कर सकते हैं। तो ये कार क्लास का ऑब्जेक्ट है हमारे पास में ही है। और एक हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो दूसरी क्लास थी वो ऐसे थी हमारे पास में इंजन क्लास। तो एक तरीका तो हमारे पास में हमको एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में यूज़ करना है, तो हम लोग उसको एक्सटेंड कर लें। कार के अंदर हम लोग इंजन को एक्सटेंड कर लें। तो ये इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी यहाँ पर ये। और दूसरा है कि हम लोग इसका यहाँ पर क्या कर ले, ऑब्जेक्ट बना लें। ये हमने इंजन का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना ले, और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो उसका हम लोग यहाँ पर मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास में यहाँ पर ये मेथड है, इंजन डॉट स्टार्ट मेथड है। अब इसका हम जो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक इसका रिटर्न टाइप ले लो यहाँ पर एक ये आई। तो ऐसा हम लोग किसी भी तरीके का क्या करते हैं, बिजनेस लॉजिक राइट कर सकते हैं। तो ये इंजन जो होगा वो यहाँ पर इंजेक्ट होगा यहाँ पर। और यदि यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है वो यहाँ पर हमारा इंजन का जो ऑब्जेक्ट है उसका मेथड जो है वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंटरनली इसके अंदर, ड्राइव के अंदर। तो जब भी हम ड्राइव को कॉल करेंगे यहाँ पर, तो कार क्लास के अंदर हम लोग जब भी ड्राइव को कॉल कॉल करेंगे, तो इंजन हमारा यदि वर्क करता है तो हमारे पास में क्या होगा, जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ पर ही। और यदि इंजन वर्क नहीं करता है, एल्स, तो यहाँ पर डाल दो स्टेटमेंट इंजन इज नॉट वर्किंग। तो काफ़ी सारे यूज केस लेंगे हम। अभी कार इंजन का लिया है, फिर अभी हम आगे अभी वहाँ जाएंगे पेमेंट गेटवे कैसे काम करता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस लेंगे जिससे कि हमको डिपेंडेंसी के बारे में अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये, बिकॉज हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का काम करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पहले ये समझ में आए कि टाइप ऑफ डिपेंडेंसी कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे डिपेंडेंसी होती है। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमारे पास में क्या है कि ये दो अप्रोच है, ये जो कि कोर जावा के लेवल से हमारे पास में आती है यहाँ पर ये। तो एक है हमारे पास में हैज रिलेशनशिप, एक है हमारे पास में इज रिलेशनशिप। तो इज है मतलब इनहेरिटेंस, और हैज है मतलब इस तरीके से करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन करना। अब वो किसी दो क्लास के बीच में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, किसी के बीच में वीक होती है, उसी के ऊपर वो नाम है एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, उसी पे से ही नाम है यहाँ पर। अब जैसे कार विदाउट इंजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो जब हम उसका सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो इनके बीच में क्या टाइम में जो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो, तो यहाँ पर फिर हमें कुछ करना पड़ेगा कि जिससे उनके बीच में क्या हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। तो ये जो कोड लिखा है तो इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये। तो बिना इंजन के जो है कार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बट हमेशा ऑब्जेक्ट आपस में जो है रहते हैं वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, कि एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या है कि जब तक कि हमारा इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, जब तक कि कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। अब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भले मेंटेन करना, बट ये हमारे पे डिपेंड होना चाहिए, हम जब चाहें, जब हमें उस टाइप की डिपेंडेंसी को हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सके हम ये। ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होना ऑलवेज जो है वो एज ए टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए, हम लोग ये बोल सकते हैं। ये हमारे पे डिपेंड करना चाहिए, हम जब चाहें, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को है वो इंजेक्ट करवाएं। तो हमारे पास में क्या होती है कि ये जो तरीका है, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इससे हमारी दो क्लासेस आपस में टाइटली कपल्ड हो जाएगी। तो ये हमारे पर डिपेंड करना चाहिए कि हमें कब ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दो दो क्लासेस के बीच में हमें क्या करना है कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करवाना है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो एक हमारे पास में होता है ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो स्प्रिंग के आने के बाद में है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले से ही है। स्प्रिंग उसको सपोर्ट करता है, स्प्रिंग का आईओसी कंटेनर उसको सपोर्ट करता है इंटरनली। इंटरनली वो इस तरीके से डिपेंडेंसी को पास करता है। बट यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करें, तो डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये है कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को एज अवर रिक्वायरमेंट हम लोग पास करते हैं दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग अचीव करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक है हमारे पास में ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक है हमारे पास में सेटर इंजेक्शन, और एक है हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है इसमें सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। बट ऑटोमेटिकली होगी, वो पता कैसे चलेगा चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही, जब हम उसको मैन्युअली जानते हैं कि मैन्युअली हम उसको कैसे कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, सेटर इंजेक्शन में सेटर हमको क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन फील्ड इंजेक्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन एपीआई यूज होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, दो क्लास है, उनके बीच में क्या है यहाँ पर ये डिपेंडेंसी है। तो एक क्लास की डिपेंडेंसी को दूसरी क्लास की डिपेंडेंसी में हमें क्या करवाना है, पास करवाना है। उसके डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है।
कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हो, सेटर के थ्रू कर सकते हो, फील्ड इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे डिपेंडेंसी को जो है वो प्रोवाइड करवाना। तो तीन टाइप के हमारे पास में इंजेक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, सेटर है, और यहाँ पर फील्ड इंजेक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो ये कार की क्लास है इसके अंदर हमको क्या करना है, इंजन को पास करवाना है। ये हमारे पे डिपेंड है ये। तो हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलरली इंजन को उठा के हम डालते हैं यहाँ पर ये पैरामीटर में कंस्ट्रक्टर के। ये लाइन ऑफ कोड को यहाँ से क्या कर दो, रिमूव। और ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या है यहाँ पर, ये इंजन इज इक्वल टू में इंजन। कोई कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर आएगा नहीं, लेकिन एक सजेशन आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल जो है वो दोनों के दोनों हमारे पास में कैसे लोकल वेरिएबल है। इसको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। या तो यहाँ पर जो है वो एज ए नहीं लगाओगे तो कंपाइलर लगा ही देता है दिस डॉट इंजन। मतलब हमारे ये इंस्टांस वेरिएबल के लेवल पे हमारा यहाँ पर ये लोकल वेरिएबल जो होगा वो सेट हो जाएगा यहाँ पर ये। तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, हमने यहाँ पर जो न्यू इंजन था हटा दिया, मतलब टाइटली कपलिंग थी जो हटा दी अभी। हम अभी ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास करेंगे लेकिन हम रन टाइम पे पास करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपने आप में जो है वो इंडिपेंडेंट क्रिएट हो, और यदि एक की दूसरे पे किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी है तो वो सब रन टाइम पे पास होना चाहिए। क्रिएशन होते समय जो है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे, वो लूजली कपल्ड रहे। लूजली कपल का मतलब यही होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहे। तो कभी भी ये देखोगे जो न्यू कीवर्ड है वो डायरेक्टली क्लासेस में यूज नहीं होते हैं, कई जगह पर होते हैं बट वो विथ इन मेथड होते हैं, या बहुत रेयर केस में होते हैं। बट इन डायरेक्टली न्यू का जो है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हम फ्रेमवर्क के लेवल पर जाएंगे तब हमको ज़्यादा से अच्छे से अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हम ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर यदि पर्टिकुलरली हमें ड्राइव मेथड कॉल करना है यहाँ पर ये कार का, ये सब सोर्स कोड वगैरह मैं शेयर करूंगा मेरी गिट की रिपोजिटरी में। तो मैं यूआरएल शेयर करूंगा उसका। तो यहाँ पर जो है मेरा ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है मेरे पास में ही। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ये बोलता है कि जो भी डिपेंडेंसी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब मेरे पास में इंजन है यहाँ पर, मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट क्रिएट होंगे, और वो क्या है कि रन टाइम पर पास होंगे यहाँ पर। तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है मेरा यहाँ पर ये रेफरेंस जो है यहाँ पर ये पास होगा। तो क्रिएटेड क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। इंजन का ऑब्जेक्ट है, कार का ऑब्जेक्ट है, और वो रन टाइम पर क्या होगा, यहाँ पर पास होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, तो अनटिल अनलेस ये अवेलेबल नहीं रहेगा कंस्ट्रक्टर में जब तक कि ये पर्टिकुलरली कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। हम उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेफरेंस वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी बिजनेस क्लास है। यहाँ से हमने क्या कर लिया है कि जो भी इसके डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है उसको तो हमने यहाँ से हटा दिया है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने का लॉजिक यहाँ से गायब कर दिया। हम उसको सेपरेटली क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और पास करवा रहे हैं रन टाइम पर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो एक हमारे पास में ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो अब हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर इंजन को यहाँ पर पास कर दिया है, और अब हम यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, ड्राइव मेथड को कॉल करवा सकते हैं।
तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने पास किया है, बट उनका जो क्रिएशन है वो सेपरेटली किया है यहाँ पर। ये अब हमारे जो लॉजिक है उसके अंदर हमारा यहाँ पर जो इंजन जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है ये, तो उसको क्रिएट हमने सेपरेटली किया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो है हमारे पास में कोर जावा है उसी को हम लोग बेटर वे में यूज़ कर रहे हैं। तो कोर जावा को हम लोग एज ए बेटर वे में एप्लीकेशन के लेवल पर डिज़ाइन पैटर्न के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऐसे फ्रेमवर्क के अंदर भी क्या है कि कोडिंग को ही क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ये, और हमारे लिए क्या सेमी डेवलप्ड कोड हमको प्रोवाइड करते हैं ये। तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या है कि स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है उसके अंदर यही ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम जो है वो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का देखता है। ऑब्जेक्ट को पास करने का जो काम है जिसको हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं वो हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क का देखता है। बट अभी हम लोग उसी काम को मैन्युअली कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमने और पास किए हमने एट द रन टाइम। ऐसा कि ऐसा हमारे पास में एक और वे है, इसको हम लोग बोलते हैं एज ए सेटर इंजेक्शन। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेट मेथड होना चाहिए। तो आईडी के लेवल पर राइट क्लिक करेंगे, सोर्स में जाएंगे, यहाँ पर आता जनरेट गेटर एंड सेटर। तो जस्ट सेटर को लो। तो ये हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर हमने एक सेटर मेथड क्रिएट कर ली यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कार के ऑब्जेक्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये उसके अंदर सेटर को कॉल करेंगे यहाँ पर। तो पहला केस था हमारे पास में कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दिया। तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास में अर्ली, मतलब जब तक के जैसे हमारा कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इंजन के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पहले ही। तो ये पहले इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए तभी कार का हो सकता है। बट हम लोग यदि सेटर का यूज़ करें तो कार के ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पहले कार का हो जाए कभी भी, इंजन का हो जाए कभी भी, जब हमको रिक्वायरमेंट हो, जब हम उसको पास करेंगे। तो यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, पब्लिक कार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे कि पर्टिकुलरली हमने जब ये सेटर इंजेक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया, इज अ काइंड ऑफ, इसको लेजी बोल सकते हैं, जब हम चाहें जब हम लोग उसको इंजेक्ट करवा सकते हैं यहाँ पर। तो कार का ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर क्रिएट होगा, और जो इंजन का जो ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें पास करवाएंगे जब हम चाहेंगे जब। यहाँ पर किसी भी तरीके की, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ इंजन। तो पहला केस देखोगे यदि, तो पहले केस में क्या है कि है ना, पहले इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन हमारे पास में जो है वो कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है हमारे पास में कि कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद में इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब हम जब चाहेंगे जब क्रिएट होगा। तो सेटर का यूज़ करेंगे तो ये क्या है कि जब ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी हमारे पास में जब इंजेक्ट होगी ये, तो हमें क्या करना पड़ता है कि एप्लीकेशन के लेवल पे क्या है कि यदि एक ऑब्जेक्ट,
एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे यदि दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि डिपेंड है, यदि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट यदि है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे यदि डिपेंड है तो हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे पर डिपेंड है यहाँ पर ये। तो हमारे पास में मल्टीपल अप्रोचेस है। हम चाहते हैं कि जब तक के पहली बार में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए, तब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन पे जाना पड़ेगा यहाँ पर ये। अब हम ये चाहते हैं कि दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्रिएट हो जाए, और जब रिक्वायरमेंट हो, जब वो उसके अंदर इंजेक्ट हो, जब उसके अंदर वो पास हो ये। मतलब हमको टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए, एज पर अवर रिक्वायरमेंट हमारे पास में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ऑब्जेक्ट को पास करने की। क्योंकि एप्लीकेशन के लेवल पर जो होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। तो बेस्ड ऑन अवर डिमांड, बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हमको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करना पड़ती है। अदरवाइज क्या होते हैं कि एक भी ऑब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है, और वो ऑब्जेक्ट किसी भी रीजन से यदि क्रिएट नहीं हो पा रहा है, यदि उसमें कुछ इशू आ गया, तो पूरे एप्लीकेशन में एरर आएगी, एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना पड़ती है, ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या करना पड़ती है, इंश्योर करना पड़ती है। तो लेजी वाला जो है, सेटर वाला जब यूज़ करेंगे, जब हमारे रिक्वायरमेंट जब हमको पास करना हो, कंस्ट्रक्टर वाला जब हम यूज़ करेंगे, जब हमें यहाँ पर जो है वो एकदम टाइटली कपलिंग टाइप से चाहिए, क्विकली चाहिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जब तक क्रिएटेड नहीं हो, जब तक ये वाला क्रिएटेड नहीं हो। तो ये दो तरीके के हमारे पास में क्या है, ये इंजेक्शन है यहाँ पर ये। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर ये पास होता है। तो एक सेटर इंजेक्शन हो गया, एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो गया ये। अब तीसरा वाला जो इंजेक्शन आता है, वो आता है एज ए फील्ड इंजेक्शन। तो फील्ड इंजेक्शन के लिए हमें यहाँ पर लगेगा बेसिकली हमारा रिफ्लेक्शन का एपीआई। तो रिफ्लेक्शन के एपीआई की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसके फील्ड में ये पर्टिकुलरली क्लास जो है हमारा ये, इसके फील्ड में जो इंजन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंजन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास करेंगे यहाँ पर। कब करेंगे, वो रन टाइम पे करेंगे। तो अभी के समय में हम क्या यूज़ करते हैं, एनोटेशन यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पर। तो हम फ्रेमवर्क के लेवल पे एनोटेशन यूज़ करेंगे। तो एनोटेशन जब यूज़ करेंगे, तो बिहाइंड द सीन एनोटेशन के रिफ्लेक्शन के एपीआई काम करते हैं। तो जावा के यदि रिफ्लेक्शन एपीआई यदि पता हो, तो हमें ये पता रहेगा कि एनोटेशन के बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है यहाँ पर ये। तो आज के समय में जो एप्लीकेशन के लेवल पे एनोटेशन वर्क करते हैं, तो एनोटेशन का काम है क्लास के मेटा डेटा को प्रोवाइड करना। तो क्लास के मेटा डेटा को किसी न किसी को प्रोवाइड करना रहता है, एक एनोटेशन का काम है। तो किसको प्रोवाइड करता है, वो किसी ना किसी कंटेनर को प्रोवाइड करता है। क्लास की इंफॉर्मेशन किसी कंटेनर को वो प्रोवाइड करता है वो। अब वो सर्वर के अंदर का भी कंटेनर हो सकता है, स्प्रिंग के लेवल पे आईओसी कंटेनर होता है, वो भी हो सकता है। स्टेट्स के लेवल पे माइट भी कोई सा कंटेनर है स्टेट्स का, वहाँ पर भी हो सकता है। तो एनोटेशन जो रहते हैं वो क्लास की इंफॉर्मेशन, क्लास के मेटा डेटा को पास करते हैं किसी ना किसी कंटेनर को यहाँ पर ये। तो अब ये चीज़ें पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ अवर रिफ्लेक्शन एपीआई। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से हम सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे डायनेमिकली। तो हमें सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन एपीआई में हमें सबसे पहले तो क्लास को लोड करवाना ही है। तो हमारे पास में मेथड है क्लास डॉट फॉर नेम। अब यहाँ पर हमारे पास में जो है वो, ये हमारी ये कार क्लास है। तो ये कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ये हमको क्या करवाना है, कार क्लास को लोड करवाना है। तो क्लास डॉट फॉर नेम से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये।
तो क्लास डॉट फोर नेम से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ये क्लास को लोड करते हैं। डायनेमिकली। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग डॉट क्लास फाइल को रन करते हैं, बट क्लास डॉट फोर नेम के अंदर हम अभी ये बता रहे हैं कि कि हमारे पास में जो है वो ये वाली क्लास को हमको लोड करना है। ये क्लास लोडर को बताएगी यहाँ पर, ये वो रन टाइम पे बताएगी, डायनेमिकली बताएगी। तो नॉर्मल प्रोग्राम रन करोगे तो हम लोग जैसे ही कि राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं तो हमारा जो क्लास फाइल जो है वो लोड होता है जेवीएम में। लेकिन क्लास डॉट फोर नेम से क्या होगा, ये प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा, रन टाइम पर होगा ये जो भी हमारा क्लास फाइल है। तो ये क्लास डॉट फोर नेम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पास करेंगे। अब हमें इसके अंदर के वेरिएबल निकालना है, इस क्लास के अंदर के वेरिएबल निकालना है। तो रिफ्लेक्शन एपीआई का काम ही यही है कि वो क्लास की इंफॉर्मेशन को यहाँ से हमको निकालता। तो हमको इसका जो क्लास फाइल जो है ये, तो क्लास जो क्लास है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर भी क्लास का रिटर्न टाइप यदि क्लास है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर का जो वो मेटा डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं। इसके अंदर एक्सेप्शन है तो हम इसको थ्रोस कर देते हैं अभी। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास में जो है ये, इस पर्टिकुलरली कार क्लास के अंदर क्या क्या है यदि हमको ये रीड करना, इस कार क्लास के अंदर क्या है कि इतने कंस्ट्रक्टर है, ये वेरिएबल है। ये हमारे पास में क्या है कि ये पर्टिकुलरली वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है, इतनी मेथड है। ये हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलरली क्लास का हमें ये क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए, ये इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है ये। तो ये जो ये क्लास है यहाँ पर, जो इसका रिटर्न टाइप जो है क्लास, ये क्या है हमारे पास में, इसके पास में क्या रहेगा, ये मेटा डेटा रहेगा यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली क्लास को हम लोग अगर डायनामिकली लोड करवा सकते हैं जेवीएम के अंदर यहाँ पर ये। तो अब मुझे यहाँ पर जो है वो, इसका जो है वो मुझे यहाँ पर ये फील्ड निकालना है। सी एल। तो यहाँ पर बहुत सारी मेथड है, मैं चाहता हूँ कि इसके मेरे पास में जो ये इसकी जो फील्ड है ये, मुझे सारी की सारी फील्ड निकालना है। कौन कौन सी फील्ड है, तो गेट फील्ड्स मेरे पास में पर्टिकुलरली क्या है कि मेथड है। तो सारी की सारी मेरे पास में क्या है, उसके अंदर की फील्ड निकल के आ जाएगी यहाँ पर, ये गेट फील्ड्स करोगे यहाँ पर ये। ऊपर की चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो है इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, हम उस फील्ड का यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्जेक्ट अरे निकाल सकते हैं। यहाँ पर फॉर लूप लगा के यहाँ पर क्या है कि हम लोग फील्ड को पर्टिकुलरली फील्ड को जो है वो इटरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पर ये। बट अभी हमको क्या करना है कि हमारा जो है वो रिफ्लेक्शन एपीआई से हमको इंजेक्शन हमारा डिपेंडेंसी को पास करवाना है। तो कार क्लास में जो भी डिपेंडेंसी जो है ये इंजन के अंदर, यहाँ पर ये इंजन, इसको हम लोग पास करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो ये कार क्लास को हमने लोड किया जेवीएम के अंदर, ये डायनेमिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने यहाँ पर लोड किया यहाँ पर।
फिर लोड करने के बाद में हमें इस पर्टिकुलरली वेरिएबल के अंदर, इंजन के अंदर हमें क्या करना है, इंजन ऑब्जेक्ट को पास करवाना है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलरली फील्ड को एक्सेस करेंगे पहले ये। तो इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में जो मेथड है, तो एक हमारे पास में है गेट। बहुत सारी मेथड है उसके अंदर, तुमको उसके अंदर कंस्ट्रक्टर निकालना हो, उसके अंदर के फील्ड निकालना हो, तो यहाँ पर क्या है ये, उस क्लास के अंदर क्या क्या डिफाइंड है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई का काम ही है ये, क्लास के मेटा डेटा को निकालना। तो यहाँ पर हमें एक फील्ड है हमारा इंजन। के ऊपर भी एक्सेप्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये फील्ड है हमारा ये इंजन। तो ये फील्ड को मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर मुझे कुछ करना है, इस फील्ड के अंदर मुझे कुछ पास करना है ये। तो ये फील्ड को क्या करता हूँ मैं, इसका ऑब्जेक्ट है मैं ये निकाल लेता हूँ मैं ये, रिफ्लेक्शन का फील्ड है यहाँ। तो यहाँ पर क्या है, फील्ड के अंदर जो मैंने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने निकाल लिया यहाँ पर ये फील्ड को। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास में ये कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या क्रिएट करते हैं। तो ये जो फोर नेम वाला जो पर्टिकुलरली हमारे पास में इस तरीके से हम लोग लोडिंग करवाते हैं, यदि क्लास को रन टाइम पे हम क्रिएट करवाना चाहते हैं। सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट है टॉमकेट कंटेनर के अंदर वो ऐसे क्रिएट होता है। रन टाइम पर क्या होते हैं हमारे क्लास जो है वो पास होते हैं। तो जावा सी करने के बाद यदि जावा से प्रोग्राम रन करोगे, हम दो कमांड चलाते हैं, जावा सी से कंपाइल करते जावा करते हैं। तो हम लोग जेवीएम को पास करते हैं हमारा जो भी क्लास फाइल है। तो ऐसा है कि ऐसा जेवीएम को ये पास होता है ये क्लास फाइल, लेकिन ये प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है ये। यहाँ पर ये हम लोग जेवीएम में क्लास लोडर के अंदर पास कर रहे हैं ये, बट प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे हैं। हम लोग जावा कमांड नहीं चला रहे हैं, हम प्रोग्राम पे कर रहे हैं, हम रन टाइम पे कर रहे हैं। अभी हमारे पास में सेट ऑफ डॉट क्लास फाइलें हैं, हम जब चाहे जब करेंगे रन टाइम पे, उस केस में हमें फॉर नेम का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या, हम रन टाइम पर जो भी करवा सकते हैं और उनका आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर से काम करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन एपीआई पे काम करते हैं, जो उसके अंदर इंटरनली चीज़ें चल रही होती है। खोल के देखोगे उसको, तो उसके क्लासेस को तो काफ़ी सारे, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन के एपीआई मिलेंगे, क्योंकि सब डायनेमिकली एक दूसरे से वो कॉल हो रही होती है यहाँ पर ये। तो इंटरनली फ्रेमवर्क क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन एपीआई यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में हमने इस फील्ड को यहाँ पर निकाल लिया ये। अब इस फील्ड के अंदर मुझे क्या करना है कि इंजन के ऑब्जेक्ट को मुझे पास करवाना है यहाँ से ये। तो पहले तो मैं कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करूँ मैं। तो ये न्यू इंस्टांस मेथड इसके अंदर थी, तो ये डेप्रिकेटेड हो गई है ये। इसका अल्टरनेटिवली, तो अब हमें क्या है कि हम लोग इस तरीके से जो है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं है बाकी। ये तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। पहले वो गेट न्यू इंस्टांस जो है वो डायरेक्ट क्रिएट होती थी, बट अभी वो जावा के न्यू वर्जन में अप्रोच चेंज हो गया है। तो ये गेट डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर, उसका हमको यहाँ पर क्या करना है कि कंस्ट्रक्टर निकालना है यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जहाँ पर हम लोगों को क्या है यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसके अंदर जो है मेरे पास में जो है ये ऑब्जेक्ट नाम का जो है वो, यहाँ पर जो है वो हमको यहाँ पर इसका ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलरली।
तो डायनेमिकली हमने उसको लोड किया और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बट हमने क्या करा कि उसके अंदर जो है ये फील्ड पे हमको कुछ काम करना है यहाँ पर ये। तो इस फील्ड के अंदर हमें कुछ सेट करना है। क्या सेट करेंगे इस फील्ड में? अभी हमारे पास में ये जो फील्ड है, इसके अंदर हमें सेट करना है ये। तो ये जो हमारा पास में, इसके पैरामीटर को देखते हैं, सेट। तो एक पैरामीटर है हमारे पास में ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमको डालना है, और दूसरा हमारे पास में है वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट किसका? ये पर्टिकुलरली जिसके अंदर हमको डालना है उसी उसी का ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्लास को लोड करवाया, यहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को डालना पड़ेगा। और सेकेंड पैरामीटर हमारे पास में वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इंजन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डाल रहे हैं। तो इंजन को भी डायनेमिकली लोड करवा सकते हो, लेकिन अभी हम लोड नहीं करवाते, डायरेक्टली यहाँ पर डाल देते हैं ये। तो सेट यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? इंजन को हम लोग पास करवा रहे हैं। तो एक हो गया कोडिंग के थ्रू, और एक हो गया रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू। अब ये सारा के सारा रन टाइम पर हो रहा है। क्लास का ऑब्जेक्ट लोड हम लोग प्रोग्रामिंग से करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट हम लोग प्रोग्रामिंग से करवा रहे हैं, उसके फील्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एज ए यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है हम लोग यहाँ पर ये पास कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब हमें जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से हमको क्या करना है? कार क्लास को निकालना है। तो एक चीज़ होती है जावा में पढ़ी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे टाइप कास्टिंग। तो एक पेरेंट रहता है और एक चाइल्ड रहता है। एक पेरेंट क्लास है और एक क्या है हमारे पास में? ये चाइल्ड क्लास है। तो ये पर्टिकुलरली क्लास है हमारे पास में ए, ये पर्टिकुलरली क्लास है हमारे पास में ये बी। तो ए का ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास में पेरेंट के रेफरेंस में हम लोग चाइल्ड को पास कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम लोग कर रहे हैं डाउन कास्टिंग। हमारे पास में पेरेंट है, चाइल्ड का रेफरेंस है, हम उसको पास कर सकते हैं। बट यदि हमें हमारा चाइल्ड का रेफरेंस है, उसके अंदर हम लोग पेरेंट का यदि पास करना चाहे तो ये अलाउ नहीं है। लेकिन हमें यदि यहाँ पर जो है वो एज ए, हम लोग यहाँ पर पास करते हैं जैसे ये अपकास्टिंग, हमारे रेफरेंस को हम लोग अपर क्लास के रेफरेंस में डालते हैं। बट हमें क्या करना है कि यहाँ पर डाउन कास्टिंग करना है यदि हमें ये, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हम लोग इस तरीके से डाउन कास्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो बी में ये तो डायरेक्ट आएगा ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो हमारा इस तरीके से यदि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? फोर्सफुली जो है वो निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टों को, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए डाउन कास्टिंग करना। तो बेसिकली होता ये है कि जब भी हम अप कास्टिंग परफॉर्म करते हैं तो इस सिंगल सिंटेक्स में काम हो जाता है। जब भी लेकिन हम डाउन कास्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसके पहले हमारे पास में अप कास्टिंग होना चाहिए। तो एक
पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, और पेरेंट क्लास का हमारे पास में क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। और जावा है ये। तो चाइल्ड क्लास जो है उसके अंदर पेरेंट क्लास के फीचर भी रहेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट जो होगा वो इस तरीके से होगा हमारे पास में ही। तो ये बी जो है हमारे पास में चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर ए के क्या रहेंगे, उसके पास में ए के फीचर भी यहाँ पर रहेंगे बी क्लास के अंदर। तो ये पर्टिकुलरली क्या है कि ये बी के पास में ए की भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में ही। तो ये हमारे पास में जब हम लोग इसमें अपकास्टिंग परफॉर्म करते हैं, ये अपकास्टिंग, तो पेरेंट के रेफरेंस में हम चाइल्ड को डालते हैं, तो ये चीज़ें अलाउ है डायरेक्टली, क्योंकि बी के अंदर एक ही इन्फॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर ही। लेकिन जब हम लोग डाउन कास्टिंग करेंगे यहाँ पर ही, तो डाउन कास्टिंग में हम लोग डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे कि बी के रेफरेंस में हमने ए को डाल दिया, लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डाउन कास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन डाउन कास्टिंग जब भी अप्लाई हो सकती है जब पहले से उस पर अपकास्टिंग हो पहले से, ये तभी हमारे पास में डाउन कास्टिंग होगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि सारी की सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास के हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के हमको डाउन कास्टिंग करना है यहाँ पर ही। तो ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में से हमें जो है ये कार को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसकी ये डाउन कास्टिंग कर दी है। ये पेरेंट है और जिसमें हमको कास्ट करना है यहाँ पर ही, तो ऑब्वियसली उसमें कार अवेलेबल है। तो ये कार का ऑब्जेक्ट हमारे पास में अवेलेबल है यहाँ पर ये। तो अब इस कार के ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से ही जो कि हमने क्रिएट किया था, और उसके अंदर इंजन का ऑब्जेक्ट जो है ये पास किया हुआ है ये। तो हम क्या करते हैं, उस कार की मेथड को कॉल करते हैं ड्राइव को। तो देखते हैं कि ये रन करती है नहीं करती है। तो ये भी यहाँ यहाँ से क्या हो गई है, यहाँ से भी ये रन हो गई है यहाँ से ही। तो काम इधर भी सेम ही हुआ है, इधर भी सेम ही हुआ है, इधर भी सेम ही हुआ है। बाकी ये वाला जो इंजेक्शन रहेगा ये फील्ड इंजेक्शन बोलेंगे हम इसको, फील्ड इंजेक्शन। तो एक है हमारे पास में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्टों को पास करते हैं। एक है हमारे पास में सेटर इंजेक्शन, जहाँ पर हम लोग सेटर मेथड के अंदर करते हैं। एक है हमारे पास में फील्ड इंजेक्शन, जहाँ पर हम लोग फील्ड के अंदर ऑब्जेक्टों को पास करते हैं, बट फील्ड को निकालना पड़ता है, चीज़ें डायनेमिकली होती है विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। तो रिफ्लेक्शन एपीआई की हेल्प से हमारी जो क्लासेस है डायनेमिकली लोड होती है। अब यहाँ पर जो अप्रोच है, वहाँ से क्लासेस लोड होती है, जो कि जावा की जो कमांड होते हैं, जावा का जो टूल है, वहाँ से जेवीएम के पास में जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहे हैं क्लास। तो यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी कि वो जेवीएम के अंदर जो है वो डायनेमिकली लोड होगी, रन टाइम पे लोड होगी। रन टाइम मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जब लोड हो रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू उसको लोड करवा रहे हैं जब हमारी डिमांड हो रही। तो जिस भी मेथड के अंदर ये लाइन लिखी होगी, जब वो मेथड कॉल होगा उस टाइम पे लोड होगी, पहले से लोड नहीं होगी ये। तो रन टाइम पे लोड कर रहे हैं, उसके अंदर का हम फील्ड यहाँ पर निकाल रहे हैं, और फील्ड निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। तो यदि हमने यदि इसका फील्ड यदि निकाल लिया, तो फील्ड के अंदर हम लोग उसके अंदर की एक्सेसिबिलिटी भी निकाल सकते हैं कि वो फील्ड प्राइवेट है या फील्ड वो पब्लिक है। यदि वो प्राइवेट है तो हम उसको रन टाइम पे पब्लिक भी करवा सकते हैं। सेट एक्सेसिबल करके यदि यहाँ पर ट्रू कर दोगे तो वो पब्लिक हो जाएगी। तो जो प्राइवेट कीवर्ड भी यूज़ किया है यहाँ पर ये, तो वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो। तो वो वेरिएबल यदि हमने प्राइवेट किया है और उसको हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू पब्लिक कर दिया, तो उसकी सिक्योरिटी हमने ब्रेक कर दी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो रिफ्लेक्शन एपीआई से हम प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, रन टाइम बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, और ये
इससे क्या हो सकता है कि हमारा कोड भी जो है वो ब्रेक हो सकता है, यदि हम लोग प्रोग्रामिंग के लेवल पे चेंज कर देते हैं तो। यहाँ पर तो सिंगलटन एक चीज़ है, एक डिज़ाइन बेटर ने सिंगलटन ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका तो ये भी सिंगलटन ब्रेक करने का कि उसके अंदर जो प्राइवेट है उसको पब्लिक कर दो, और क्लास का ऑब्जेक्ट को हम लोग डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन एपीआई एक तरीका है सिंगलटन क्लास को ब्रेक करने का यहाँ पर। तो उसके लिए रिफ्लेक्शन एपीआई का यहाँ पर चाहिए हमें नॉलेज कि क्या होता है यहाँ पर ये। तो रिफ्लेक्शन एपीआई इसके थ्रू भी हम लोग क्लास के बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ प्राइवेट है उसको पब्लिक कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अभी तो मैंने प्राइवेट वगैरह कुछ दिया नहीं है, बट एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग हमेशा वेरिएबल को प्राइवेट रखते हैं। इट इज़ अ कोडिंग स्टैंडर्ड जहाँ पर हम लोग एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। ऑलवेज हमारे वेरिएबल जो है वो क्लास लेवल पे वो मेथड के थ्रू एक्सेस होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी उसका होना नहीं चाहिए, तो हम लोग प्राइवेट रखते हैं। तो हम उसमें कुछ चेंज करना यदि चाहते हैं रन टाइम पर, तो हमको उसको फिर पब्लिक करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसके अंदर मॉडिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट है ये। तो हम लोग उसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई से कोड के बिहेवियर को चेंज करना ये सिक्योरिटी को ब्रेक करता ही है। तो रिफ्लेक्शन एपीआई का हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लेवल पे। तो हम लोग एज ए नॉर्मल एप्लीकेशन में यूज़ होता हुआ नहीं दिखेगा, बट जो हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे एनोटेशन देखते हैं, तो एनोटेशन के बिहाइंड द सीन रिफ्लेक्शन एपीआई काम करते हैं, क्योंकि एनोटेशन का काम है उस क्लास की इंफॉर्मेशन को पास करना किसी ना किसी कंटेनर को। तो जो हमारे बिहार पे हमारा बहुत सारा काम जो हमारा फ्रेमवर्क करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली कि वो फ्रेमवर्क को हमारी क्लास की इन्फॉर्मेशन कैसे तो पास होगी, तो वो एनोटेशन के थ्रू होती है। आगे देखते हैं जब एनोटेशन आएगा यहाँ पर ये। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं उसको, कि रन टाइम पर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी को हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़रूरी है हमारे पास में ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये। तो रन टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी को क्या कर रहे हैं हम लोग पास करवा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि हमारे पास में ये तीन टाइप की है। तो एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू करवा सकते हो, सेटर के थ्रू करवा सकते हो, और एक हम लोग फील्ड के थ्रू यहाँ पर करवा सकते हैं। बट ऑलवेज जो डिपेंडेंसी रहेगी हमारे पास में वो इतने टाइप की नहीं रहेगी। हम हमारे पास में डायरेक्ट कि इस क्लास की डिपेंडेंसी, इस क्लास की डिपेंडेंसी। अभी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पहले हम लोग हमारा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ये, कि ये हमारे पास में कार की क्लास है, और हमारे पास में ये इंजन की क्लास है ये। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत काम की इंफॉर्मेशन है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, जब इंजन को जब हम लोग कार में क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो डिपेंडेंसी जो है ये इसके अंदर, तो हमेशा ये डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये वेरी भी कर सकती है ये। अब हमेशा ये नहीं रहेगा कि हमारे पास में जो है वो पर्टिकुलरली एक एक ही टाइप का इंजन काम करेगा यहाँ पर ये। हमारे पास में क्या हो सकता है कि यहाँ पर ये पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजन हो सकता है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक इंजन। अब अभी चलते हैं ये। तो एक है हमारे पास में पेट्रोल इंजन, एक है हमारे पास में डीजल इंजन, एक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक इंजन। तो जब हमें पेट्रोल की डिमांड हो तो यहाँ पे पेट्रोल मिले, जब हमें डीजल की डिमांड हो तो यहाँ पर डीजल का इंजन मिले, जब हमें इलेक्ट्रिक की डिमांड हो, जब हमें यहाँ पर क्या वो इलेक्ट्रिक इंजन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास होना चाहिए। तो जब ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होते हैं ये, तो
उसका फ्रंट एंड डिजाइन होगा, बैक एंड डिजाइन होगा, तो वहां पर हमारे पास में सारे ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। तो बिहाइंड द सीन क्या है कि हमें कोडिंग इस तरीके से करना है कि बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अभी हमने क्या करा कि यहाँ पर जो है वो इंजन को ही पास किया यहाँ पर, ये तो ये भी क्लास ली थी हमने और ये भी क्लास ली थी, बट एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होते नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी होती है उसका हम लोग इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें जो है पास करवाना है, पेट्रोल का करवाना है, इंजन का करवाना है या डीजल का करवाना है। हम लोग रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। तो हम रन टाइम पे ये भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड पहले से ही है, जस्ट हम इसको पास करें, ये हमारे हाथ में है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब पेट्रोल की डिमांड उस टाइम पे पेट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब डीजल की डिमांड है उस टाइम पे डीजल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, और जब इंजन की डिमांड है उस टाइम पे इंजन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो हम यहाँ पर यदि जब जिसकी डिमांड है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो दूसरे ऑब्जेक्ट उस टाइम पे क्रिएट नहीं होंगे। तो यहाँ यहाँ पर हमारी मेमोरी भी क्या होगी, सेव होगी उससे, यदि हम लोग पहले से क्रिएटेड करके रखेंगे और जस्ट पास करके रखेंगे। तो उस टाइम पर क्या है, पहले से क्रिएटेड करोगे तो मेमोरी क्या लेके रखेगा, तीनों ऑब्जेक्ट की लेके रखेगा, जस्ट हम क्या कर रहे हैं उसको पास कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग हो रही है ये हमारे पास में कि ऑब्जेक्ट कब हमको क्रिएट करना है, पहले से क्रिएटेड करके रखना है या जब डिमांड हो जब क्रिएट करना है। तो ये सब फ्रेमवर्क में इंटरनली सब चीज़ें डिजाइन होती है, इसलिए फ्रेमवर्क स्मार्ट होते हैं। यदि उनके रिक्वायरमेंट में ऐसा है फ्रेमवर्क में कि तीनों के तीनों क्रिएट होना चाहिए हमारे पास में एक ही टाइम पे क्रिएटेड रहे, तो जब जरूरत है जब पास हो। लेकिन कभी ऐसी डिमांड है कि जब जिसकी जरूरत हो जब भी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, तो स्प्रिंग बूट में कॉन्सेप्ट आएगा प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल का जो ऑब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट बेसिस होते हैं। जब यूएटी एनवायरनमेंट है तब वो यूएटी के अकॉर्डिंगली क्रिएट होते हैं, जब डेव एनवायरनमेंट हो तो डेव डेव के अकॉर्डिंगली क्रिएट होते हैं, जब वो प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली क्रिएटेड होते हैं उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए यूएटी एनवायरनमेंट में, डेव का भी क्रिएटेड है और प्रोडक्शन का भी क्रिएटेड है। वो रन टाइम पे डिसीजन लेता है, सिर्फ उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो। तो क्या होता है कि हमारे पास में सारी सारी की सारी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए ये। तो अब हमारे पास में रन टाइम पर कौन सा ऑब्जेक्ट पास होगा ये, इसको करने के लिए हमारे पास में एक डिजाइन पैटर्न होता है सिंपल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। पास द लॉजिक एट रन टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि स्टेटिक डिजाइन पैटर्न ये बोलता है कि जो लॉजिक को पास करो वो एज ए रन टाइम पे पास करो यहाँ पर ये। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि ऑलवेज डायरेक्ट क्लास नहीं क्रिएट करना है, हमें ऑलवेज पहले एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है और इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमको यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है ये। तो हम यहाँ पर जो है वो इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं इंजन का। ये हमारे पास में रहेगा इंटरफेस, ये रहेगा इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरफेस जो होता है उसके अंदर जस्ट मेथड ही, मेथड का स्पेसिफिकेशन रहता है ओनली, इम्प्लीमेंटेशन बाद में करते हैं। तो इंटरफेस में सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होती थी, कब तक के, जावा 1.8 के पहले। बट जावा 1.8 के बाद में मेथड भी हम लोग इम्प्लीमेंटेड मेथड पे राइट कर सकते हैं।
तो अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरफेस का जो पर्पस है हमको उसको अचीव करना है। जावा ऐड के फीचर में जो भी है वो हम बाद में देखेंगे क्या है। डिफ़ॉल्ट मेथड है, स्टैटिक मेथड है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट अभी हमको मेन इंटरफेस का पर्पस देखना है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जस्ट यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग पेट्रोल क्लास में देंगे। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ। पेट्रोल इंजन जो है ये हमारे पास में जो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेड है। तो सेम हमारे पास में होगा ये डीजल इंजन। तो अभी मैं नॉर्मल क्लासेस राइड कर रहा हूँ, बाद में हम लोग उसका जैसा एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास में क्या हो गया, ये डीजल इंजन हो गया ये। ये हो गया हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इंजन है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये इंटरफेस है यहाँ। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब सेटर का इंजेक्शन यूज करो या कंस्ट्रक्टर का यूज करो, हमारे पर डिपेंड करता है। लेकिन अब हम लोग टाइटली कपल्ड नहीं है किसी एक टाइप के इंजन के लिए। यदि हम लोग क्लास का यूज करते हैं यहाँ पर, सिर्फ क्लास का, तो हमें क्या है कि सिर्फ उसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने इंटरफेस यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इंटरफेस की हेल्प से हम लोग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, जो कि UPS का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक जो कि कंपाइल टाइम पे होता है, एक होता है डायनामिक जो कि रन टाइम पे होता है। तो रन टाइम पर क्या है कि यदि किसी भी इंटरफेस से एसोसिएटेड कोई भी मेथड है, तो वो उसके लिए क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली उसकी बाइंडिंग हो जाती है उसमें। तो अभी हम लोग यदि पेट्रोल इंजन पे करेंगे तो पेट्रोल की हो जाएगी, डीजल की करेंगे तो डीजल की हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करेंगे तो इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमको अचीव होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस एंड उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्लास से भी अचीव हो सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में क्लास क्या एक है ए, नीचे उसकी चाइल्ड क्लास है बी। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एज ए इस तरीके से भी करते हैं, ये ए के रेफरेंस में हम लोग बी को यदि राइट करें, तो हमारे पास में क्या है कि हम जो पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर जो है वो
ये जो बी है वो ए के रेफरेंस से भी क्या है हमारे पास में एक्सेसिबल रहेगा यहाँ से। ये जो बी है ये वो भी एक्सेसिबल रहेगा ए के रेफरेंस से। तो ये कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये डायनामिक बाइंडिंग ही बोलते हैं हम लोग उसको यहाँ से ही। तो ये क्लास से भी अचीव है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास राइट करोगे तो उससे भी ये चीज़ पॉसिबल है। तो यदि हमारे क्लास के आगे यदि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के रेफरेंस में भी हम लोग बी को पास कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि क्लास का पर्पस बिल्कुल अलग है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस बिल्कुल अलग है, और इंटरफेस का पर्पस बिल्कुल अलग है। कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करते नहीं है क्योंकि पर्पस अलग है। क्लास का जो पर्पस होता है बेसिकली कोर जावा में, क्लास का जो पर्पस है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास का जब कॉन्सेप्ट आया सी लैंग्वेज के बाद में, सी प्लस प्लस आई, सी प्लस प्लस के अंदर क्लास आई, उसको और इम्प्रूव करके जावा के अंदर क्लासेस का कॉन्सेप्ट आ गया। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट लाने का ये मतलब था कि हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करें हमारे अकॉर्डिंगली। उसके अंदर हम लोग डेटा रखें, उसके अंदर हम लोग हमारे फंक्शन रखें, उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो या तो सिर्फ डेटा रखे या तो सिर्फ फंक्शन रखे, दोनों कॉम्बिनेशन में रखे। तो लाइक पोजो क्लासेस, तो पोजो क्लासेस में हम लोग सिर्फ डेटा को रखते हैं, लेकिन बिजनेस क्लासेस में हम लोग दोनों को रखते हैं। एज पर और रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। तो ये होगा हमारे पास में क्लास। फिर इसी के आगे यदि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं, क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस ये होता है कि जो क्लास का जो होता है हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी क्लास ही है, लेकिन इसका पर्पस है ये तुमको फोर्स करता है इनहेरिटेंस के लिए। तो क्लास ये बोलती है कि तुम मेरा ऑब्जेक्ट यूज कर सको, डायरेक्टली भी करो, न्यू कीवर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाओ, इनहेरिटेंस परफॉर्म करना तो इनहेरिटेंस भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके आगे यदि तुमने एक्सट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो तुम्हारे पास में फोर्स आ गया कि तुम डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, तुमको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस ही परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बस ये क्लास के अंदर एक बिहेवियर में मॉडिफाई कर दिया, यदि हमने उसके आगे क्या कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया हमने ये। फिर यदि क्लास से आगे यदि हम लोग फाइनल लगा देते हैं तो ये हमको प्रिवेंट कर देता है इनहेरिटेंस के लिए। तो ये फोर्स करता है कि तुम्हें यदि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फिर वो हेज रिलेशनशिप के फॉर्मेट में करो उसको, जिसको हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं ये। तो एक सिंपल क्लास भी सिंपल क्लास है, बट उसके आगे कुछ मॉडिफायर हम लोग यूज़ कर देते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास फाइनल क्लास जो है वो उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि डेवलपर भी किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन यदि डालना चाहते हैं तो हम हमें क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर हमको एब्स्ट्रैक्ट या फाइनल यूज़ करना पड़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू भी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका पर्पस अलग है। फिर क्लास के बाद में जब हमारे पास में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आता है, तब हम क्या करते हैं कि इंटरफेस का काम है स्पेसिफिकेशन देने का। यहाँ पर हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डाल देते हैं कि ये मेथड का नाम यही होना चाहिए। लेकिन इंटरफेस वाला डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे लिए हमें ये वाला डायनामिक डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है। क्लास लेवल ही पॉसिबल है, पेरेंट चाइल्ड क्लास बना दो, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड को रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी पॉसिबल है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन क्लास का पर्पस है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस है कि इनहेरिटेंस के लिए फोर्स करना। मतलब कोई फीचर है यदि कोई उसका यूज करना चाहता है तो उसके लिए एक एक हम फोर्स करना है, क्या उसका क्या है कि वो उसको इनहेरिटेंस ही परफॉर्म करे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यदि हमने कर दिया है तो उसमें क्या हो जाता है कि ओनली वन टाइम ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते उस क्लास को, क्योंकि जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो सपोर्ट भी नहीं करता है। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही बार यूज होगा। यदि हेजर रिलेशनशिप लगाओगे तो ऑब्जेक्ट कितने भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं यहाँ पर ये।
तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ भी पॉसिबल है, पेरेंट चाइल्ड कर रहे हो जाएगा, लेकिन ये वाला यूज़ नहीं करना है क्योंकि इनका पर्पस अलग है। तो हमें कौन सा करना है, हमें इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन वाला करना है, कि जहाँ पर हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करें और रन टाइम पर हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है वो पास कर सके। हमको ये वाला डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना है एप्लीकेशन के लेवल पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी हो सकता है क्योंकि इंटरफेस इज अ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही है वो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस डिफरेंट है, हो सकता है लेकिन पर्पस डिफरेंट है। तो इंटरफेस के वाला हमको डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना है। हमें क्या करना है कि पहले हम लोग सिर्फ इंजन के लिए ही यहाँ पर जो थे वो टाइटली कपल्ड थे। यहाँ पर हम लोग न्यू करके इंजन ही पास कर पा रहे थे, वो कोई सा भी एक इंजन हो सकता है, एक ही टाइप का इंजन। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम चाहें तो पेट्रोल इंजन पास कर सकते हैं, हम चाहें तो डीजल इंजन पास कर सकते हैं। यहाँ पर कार डॉट ड्राइव, तो अब जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा पेट्रोल इंजन से। तो पेट्रोल इंजन जर्नी स्टार्ट। यदि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इंजन चेंज कर देते हैं, तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से हमारा क्या होगा, डीजल इंजन जो है वो वाला पॉइंट होगा, क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट अवेलेबल है वो पॉइंट होता है। तो ये डीजल इंजन से हमारा काम चलेगा। इलेक्ट्रिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक से हमारा काम होगा। तो जब जिसकी डिमांड है, पहली बात तो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। पेट्रोल हमने यहाँ पर क्रिएट किया, डीजल यहाँ पर क्रिएट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रिएट किया यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट हमें क्या है कि पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट हमारे पास में कॉल होना चाहिए। अब ये तो प्रोग्रामिंग के लेवल पे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर यदि तुम देखोगे कि हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि कोई सी भी कार को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली कार का हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये डिटेल मिल रहा है। यहाँ पर ये एक कार का हमें डिटेल मिल रहा है, यहाँ पर ये उसकी अलग अलग कैटेगरी है, उसका डिटेल मिल रहा है। तो जब इसकी रिक्वेस्ट पीछे सर्वर पर जा रही है और सर्वर से हमारे पास में क्या हो रहा है, डिटेल आ रहा है। तो क्या हो रहे हैं कि सर्वर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ कार्स, बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन ऑफ कार्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैकएंड में जो है वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं और हमारे पास में डेटा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट एक साथ में हो गए और जस्ट जस्ट हमारे पास में जब रिक्वायरमेंट जब डेटा आ रहा है, क्रिएटेड भी क्या हो रहे हैं, रन टाइम पर हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो रन टाइम पर आ रहा है। तो बेस्ड ऑन डिमांड हमारे पास में ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं, और हम चाहें तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट को एक बार भी क्रिएट करवा सकते हैं। हमारे पे डिपेंड करता है, हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेस्ड ऑन डिमांड हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन यदि हमको डिमांड यहाँ पर इंजेक्ट करवाना है, तो जावा का जो हमारे पास में डिज़ाइन पैटर्न है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट हमारे पास में हमें ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन पैटर्न। स्टेटेड डिजाइन पैटर्न ये बोलता है पास द लॉजिक एट रन टाइम। रन टाइम पे क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, पास होता है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर कि एक लॉजिक राइट कर दूँ यहाँ पर इफ एल्स लगा के, और यहाँ पर मैं लिख दूँ कि इफ पेट्रोल, तो मेरे पास में पेट्रोल का ऑब्जेक्ट आए, इफ डीजल तो मेरे पास में डीजल का ऑब्जेक्ट आए। तो जब मैं इसकी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करूँगा एप्लीकेशन के लेवल पे, तो मैं यहाँ पर जो भी क्लिक करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास में क्या होगा, बैकएंड से डिटेल निकल कर आएगा।
तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक रिक्वेस्ट पैरामीटर भेजूंगा, जाएगा मेरे सर्वर साइड में। यहाँ पर मेरा इफ एल्स का लॉजिक हो सकता है कॉल हो, बेस्ड ऑन दैट मेरे पास में डिटेल प्रिपेयर हो, और मेरे पास में रिस्पॉन्स में आए सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने के टाइम पर ही। तो हम यहाँ पर इफ एल्स लगाएंगे यहाँ पर, ये तो बेस्ड ऑन हमारे कंडीशन क्या होगा कि हमें रन टाइम पर क्या मिलेगा, डिटेल मिलेगा ये। तो रन टाइम पे डिटेल निकालने वाले डिजाइन पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न, जहाँ पर रन टाइम पे डिटेल बनता है। तो एक है हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और एक है हमारे पास में पर्टिकुलरली यहाँ पर स्ट्रेटजी डिजाइन पैटर्न है, जहाँ पर हम लोग रन टाइम पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब कोई सा भी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर से करो, सेटर से करो, फील्ड से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ये। अब हम चाहें तो एक कंस्ट्रक्टर का इंजेक्शन यहाँ पर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर न्यू करते हैं और इलेक्ट्रिक इंजन पास करते हैं। तो जो इंजेक्शन सूट कर जाए एज पर अवर रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रक्टर कर जाए कंस्ट्रक्टर करो, सेटर कर जाए सेटर करो। तो जहाँ पर मैंडेटरी डिपेंडेंसी होती है वहाँ पर कंस्ट्रक्टर करते हैं, जहाँ पर ऑप्शनल डिपेंडेंसी होती है वहाँ पर सेटर करते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार। तो यहाँ पर है ये कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो है ये, एक बार पेट्रोल इंजन से आया, एक बार हमारे पास में क्या आया, डीजल इंजन से आया, ये सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजन से आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ किया, यहाँ पर हमने सेटर यूज़ किया। और ऑब्जेक्ट जब ये वाली लाइन पर आएगा, जब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से क्या हो जाएगा, ये इसको पास हो जाएगा यहाँ पर ये। तो मैं इसको नेक्स्ट सेशन में डीबग करके बताऊंगा पूरा, जब हम लोग रन करेंगे यहाँ पर। तो रन ऐसे नहीं करेंगे, डीबग से करेंगे। तो किससे कंट्रोलर जा रहा है, किस तरीके से हमारे पास में इसमें डीबगिंग परफॉर्म हो रही है यहाँ पर ये। अब ये बताने का पर्पस ये होता है, ये बताने का पर्पस इसलिए है डिपेंडेंसी और स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न, बिकॉज हम आगे जो देखने वाले स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल, स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल। तो स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल में हमारे पास में आएगा एक आईओसी कंटेनर, और एक आएगा हमारे पास में डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आईओसी कंटेनर जो है जिसके अंदर है आईओसी, तो आईओसी एक तरीके का एक प्रिंसिपल है, आईओसी एक प्रिंसिपल है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। आईओसी कुछ एक तरीके का ये नहीं है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल के ऊपर ये कंटेनर डिजाइन है हमारा, स्प्रिंग कोर का कंटेनर डिजाइन है यहाँ पर ये। तो आईओसी ये बोलता है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे जो क्रिएट होना चाहिए वो बेस्ड ऑन डिमांड जो है वो इंजेक्ट होना चाहिए, ये प्रिंसिपल बोलता है। कि जो हमारे पास में आईओसी कंटेनर है, आईओसी का जो डिजाइन प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सेपरेटली होना चाहिए ये, और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट रन टाइम पर वो इंजेक्ट होना चाहिए, हम जैसा चाहें वैसे। बट वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने यहाँ पर बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन अच्छा होता है। बट ये कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये जस्ट प्रिंसिपल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा रहे हैं अलग अलग टाइप से, बेस्ड ऑन डिमांड क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन उसका इम्प्लीमेंटेशन है ये। तो स्प्रिंग कोर के अंदर आईओसी का कंटेनर जो है वो हमारे लिए ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली करके देगा, हमें नहीं करना है, हमारे लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट हमारा आईओसी कंटेनर करके देगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमारा आईओसी कंटेनर करके देगा। फिर जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, यदि हम चाहते हैं कि वो क्लास जो है वो हमारी एज ए बिजनेस क्लास है, तो वो सिंगलटन होना चाहिए। तो स्कोप भी क्रिएट सिंगलटन जो है वो सिंगलटन बना के भी हमारा आईओसी का कंटेनर देगा। फिर वो ऑब्जेक्ट यदि बार बार यूज हो रहे हैं, मतलब फ्यूचर में फिर से यूज होने वाला है वो ऑब्जेक्ट, तो वो फिर नया क्रिएट नहीं करेगा, वो कैश करके रखता है उसको। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं, उससे कैशिंग किए हुए ऑब्जेक्ट से।
तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर हमें सब कुछ प्रोवाइड करके देता है। ये स्प्रिंग आईओसी कंटेनर जो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल में हम लोग यही पढ़ते हैं, आईओसी क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है ये। तो यदि ये हमको जो हमने अभी तक के किया है, यदि हमको ये अचीव करना है एज ए स्प्रिंग कोर के लेवल पे, तो हमें उसके लिए स्प्रिंग कोर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे हम लोग आईओसी कंटेनर के अंदर हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं, तो आईओसी कंटेनर हमको ये सब ये करके देता है। ये हमें मैनुअली नहीं करना है, सारी चीज़ें जो अभी तक के मैं मैनुअली करते आ रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, डिपेंडेंसी पास करना, ये सब आईओसी कंटेनर करके देता है। अभी चीज़ें ये यहाँ पर ये इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगी, होगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ जब अच्छे से क्लियर होगी, जब हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेयर्स में, तब हमें इसके एडवांटेज पता चलते हैं कि आईओसी कंटेनर ने कितना सारा काम हमारा रिड्यूस कर दिया है। तो वो उसको अंडरस्टैंड करने के पहले हमें ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि डिपेंडेंसी क्या है, उसके बाद में डिपेंडेंसी जो है वो कितने टाइप की है हमारे पास में, हम कितने टाइप से जो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो डिपेंडेंसी दो टाइप की, हेजे हेजे और ईजे, इनहेरिटेंस से करो या हेजे से करो। अब हमको यदि ऑब्जेक्ट पास करवाना है तो हमारे पास में पास करवाने के अलग अलग तरीके हैं ये। तो ये इन तरीकों में हमारे पास में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, सेटर इंजेक्शन है, फील्ड इंजेक्शन है ये। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करवा सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट को पास करवा रहे हैं तो हमारे पास में रन टाइम डिसीजन मेकिंग हो ऑब्जेक्ट को लेके, तो हमारे पास में क्या स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न नहीं है। तो हमें डायरेक्ट कभी भी क्लास को पास नहीं करवाना है दूसरी क्लास में, हमेशा हमको इंटरफेस को पास करवाना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, इंटरफेस होती है। तो तुम हमेशा एप्लीकेशन के लेवल पे देखोगे कि हमेशा क्लास के लेवल पे ऑलवेज पहले एक इंटरफेस डिफाइंड होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा, उसका यहाँ पर एक इंटरफेस होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसका इंटरफेस होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। प्रेजेंटेशन लेवल प्रेजेंटेशन लेयर पे नहीं होता ये, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट करती है। बट ये हमारे हाथ में रहती है ये। तो हम ऑलवेज स्पेसिफिकेशन देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। उसका रीज़न ही यही इसलिए होता है ये कि हम लोग वहाँ पर हम लोग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को जो है वो अचीव कर सके ये। तो जब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेयर्स पे ले जाएंगे, तो हमें फील होगा कि कितना सारा काम हमारा जो है वो रिड्यूस कर दिया है इस स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर ने। तो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर कैसे काम करता है, उसी में ये तीन कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। आईओसी कंटेनर के अंदर वो चीज़ हमें रेडीमेड मिलने वाली है, कुछ भी नहीं करना है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का फील जब भी आएगा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अदरवाइज काम तो हो जाएगा, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इशू आते हैं तो वो उसमें डीबगिंग करने में जब भी रिजॉल्व होते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।